हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, देखें हम इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक करते करते हम उसको एडवांस लेवल तक आने की कोशिश करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 1 में जो बात शुरू करी थी, वो बात शुरू करी थी कहाँ से? मैटर से। मैटर को आपने कहा था कि मैटर क्या होता है? मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, that occupies space and has some mass, and the presence of which can be felt by any of our senses, that is called matter. ठीक है, अब इस मैटर को आपने दो प्रॉपर्टीज पर डिफाइन किया था, यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर करने के लिए आपने कहा कि जी मैटर की दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। पहला केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही आपने उसको कहा था प्योर है या इम्प्योर है, वो कंपाउंड है या मिक्सचर है, वो होमोजीनियस है वो हेट्रोजीनियस है। ये सब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर थी? वो थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब मैं आपको समझा दूं कि आपके पास कोई चीज होगी, मान लो मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर की मैं केमिकल प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूँ, तो व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू डू कि मैं इस मार्कर की अंदर कोई दूसरा केमिकल डालूंगा, इस मार्कर की रिएक्शन कराऊंगा किसी दूसरे केमिकल के साथ, एंड आई विल ऑब्जर्व हाउ दिस दिस मार्कर रिएक्ट विद दैट केमिकल। कि मार्कर उस केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे रिएक्शन होगी, वो क्या होंगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस का जवाब, फिजिकल स्टेट क्या है, आइदर दिस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हमने मैटर को क्लासिफाई किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसमें हम कलर की भी बात करते हैं, इसमें हम स्मेल की भी बात करते हैं, बट जो मेजर हमारा पोर्शन रहता है वो क्या रहता है? फिजिकल स्टेट से रिलेटेड रहता है कि ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा या फिर ये गैस होगा। चलिए मूविंग ऑन। अब मान लेते हैं फॉर द सेम मैटर, same matter having different physical states will have the same chemical properties। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हो जाता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाटर लूं, वाटर वाटर तीन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वाटर तीन अलग अलग फॉर्म में, वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, इट कैन कन्वर्ट्स इनटू वेपर। ठीक है, मतलब स्टीम में। ठीक है, इट कैन सॉरी इट कैन कन्वर्ट इनटू योर आइस। आइस इज द सॉलिड फॉर्म, वाटर इज लिक्विड फॉर्म, वेपर इज योर गैसियस फॉर्म। हालांकि क्लास 9th में सिखाया था कि वेपर्स एंड गैसेस हैव अ वेरी लार्ज डिफरेंस। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वेपर उसको कहते हैं कि जो चीज रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो, ठीक है, वो वेपर्स कहलाएगी। लेकिन जो चीज रूम टेम्परेचर पर गैस हो, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो आज आप हवा में सांस ले रहे हैं वो क्या है? हवा सारी गैस है। लेकिन पानी, आज पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, जब आप उसको गर्म करोगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ठीक है, तो वेपर का मतलब क्या होता है? विच इज मैं इसको लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए, नोट दैट gases are in gaseous state
at room temperature like O2, like N2, etc. But vapors are in liquid state at room temperature like water. ठीक है, चलिए, आइस है, वाटर है, वेपर्स है, मतलब एक ही चीज तीन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है फॉर द सेम मैटर हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्टेट। ठीक है, क्योंकि मैटर तो सेम है, वाटर ही है, लेकिन उसकी अलग अलग फिजिकल स्टेट ली मैंने, विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आप आइस में कोई केमिकल डालो, वही केमिकल किस में डालो, वाटर में डालो, वही केमिकल किस में डालो, वेपर में डालो, रिएक्शन इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, मतलब जैसे लिक्विड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, वैसे ही आइस भी HCl के साथ रिएक्ट करेगी, वैसे ही स्टीम भी HCl के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई चीज है वो अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में, आप हर एक के अंदर सेम केमिकल डालो तो रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि तीनों में ही वो क्या है, H2O। यहाँ पर भी उसका फॉर्मूला क्या है, H2O, यहाँ पर भी क्या है, H2O, यहाँ पर भी क्या है, H2O, मतलब उसकी कंपोजिशन इज सेम, इट्स कंपोजिशन इज सेम। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेम कंपोजिशन they have same chemical properties but their rates will be different। अब रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है कि कोई जल्दी रिएक्ट करेगा, कोई देर में रिएक्ट करेगा, कोई 10 मिनट में रिएक्ट करेगा, किसी को रिएक्ट करने के लिए 15 मिनट लगेंगे, किसी को रिएक्ट करने के लिए 5 मिनट लगेंगे, मतलब टाइम अलग अलग हो जाएगा बट रिएक्शन विल बी सेम। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे चलें तो अब तक देखो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़, क्या पढ़ के आए, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रेडियस पढ़ी, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी, हमने और दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ी। लेकिन वो सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी एक चीज की थी, जैसे लिथियम की थी, सोडियम की थी, पोटेशियम की थी, मैग्नीशियम की थी, कैल्शियम की थी, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक वो जो रिलेट करती है सिंगल पार्टिकल से, एक वो जो रिलेट करती है बल्क से, बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी से। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आपको जो है एक ड्रॉप पानी लेके, बड़े ध्यान से सुनना, एक ड्रॉप पानी लेके जो है गर्म करना है, बड़ा आसान है। एक ड्रॉप आप पानी लेंगे, आप जो है किसी भी हिसाब से, मान लो पानी ऐसे हाथ में लिया तो एक ड्रॉप गिरेगी, आप उसको गर्म कर लेंगे। लेकिन क्या उस एक ड्रॉप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है? नहीं, एक से ज्यादा है, बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो इतना छोटा होता है दैट इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आइज आल्सो। हम एक मॉलिक्यूल को उठा के पिक करके साइड में नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो ड्रॉप गिरी, उस ड्रॉप के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मान लो मैंने जो है कपड़ों पर थोड़ा सा पानी डाला, तो क्या वो एक मॉलिक्यूल का काम है? नहीं, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए उसने कपड़ों को गीला कर दिया। तो प्रॉपर्टीज दो तरीके से रिलेट करती है, एक सिंगल पार्टिकल से, एक बल्क पार्टिकल से। इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करेंगे, हम एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये किससे रिलेट करती है? सिंगल पार्टिकल से। हम कैसे प्रॉपर्टीज डील करेंगे? जो बल्क से रिलेट करेगी, बहुत सारे पार्टिकल्स, जिस प्रॉपर्टी में बहुत सारे पार्टिकल मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, उस प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे। ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, दो तरीके की होती हैं। एक रिलेटेड टू सिंगल मॉलिक्यूल लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरी क्या है? रिलेटेड टू लार्ज नंबर ऑफ
molecules or particles or from the bulk। अब मैं चाहे आगे से वर्ड यूज करूं बल्क या मैं यूज करूं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, मेरे लिए मतलब सेम हो गया। ठीक है, जैसे कि वेटिंग प्रॉपर्टी के पढ़ने से चीजें गीले हो जाती हैं, ये उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी होती है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट्स पे बात आते हैं। फिजिकल स्टेट्स पे एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड स्टेट और तीसरी होती है गैसियस स्टेट। बड़े ध्यान से समझेंगे हम यहाँ पर। आई वुड से दैट दिस मार्कर इज सॉलिड। ठीक है, अगर मैं क्लास 9th में होता तो मैं आपसे पूछता कि बच्चों बताओ ये सॉलिड क्यों है, तो आपका आंसर होता है सर इट हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इट इज। ठीक है, लेकिन अब हम क्लास 11th में हम चीजों को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से भी देखेंगे। हम सॉलिड को मेल्ट कर सकते हैं और लिक्विड को बॉईल कर सकते हैं। इफ आई से दिस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि इसको मेल्ट करने के लिए मुझे रूम टेम्परेचर से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए। मान लेते हैं आज का टेम्परेचर 35 डिग्री सी है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर तो ये क्या है, सॉलिड है। अगर मुझे इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर 35 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगर मुझे बॉईल करना हो तो और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। अब शायद कुछ कहेंगे सर सब्लिमेशन भी तो होता है। बेटे सब्लिमेशन भी होता है, लेकिन सब्लिमेशन में भी क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड हम उसको कहेंगे विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन रूम टेम्परेचर। या रूम टेम्परेचर से हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और रूम टेम्परेचर से ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन वाटर है, लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर। क्यों? क्या रूम टेम्परेचर पर आप लिक्विड को मेल्ट कर सकते हो? नहीं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जहां पर कोई चीज मेल्ट करे। अगर वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है तो इसका मतलब है, मान लेते टेम्परेचर 35 है, तो इसका मतलब है उसको जब आप आइस में लेके जाओगे, आइस कितने पे बनेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर जाएगा वो क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। क्योंकि आइस में कब कन्वर्ट होगी वो, 0 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर 0 से चाहे 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो या 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो या 35 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, तो इसका मतलब है वो क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। तो लिक्विड का कोई चीज अगर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, यानी कि रूम टेम्परेचर से पहले ही वो क्या कर गई, मेल्ट कर गई, इसलिए तो वो लिक्विड स्टेट में है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी कि वाटर को अगर वेपर्स में, स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिक्विड किसको कहेंगे कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट देन योर रूम टेम्परेचर। ठीक है, कि रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। गैसेस किसको कहेंगे, गैसेस कहेंगे लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन रूम टेम्परेचर। अगर ऑक्सीजन गैस है रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब है कि आपको जो है 35 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो गैस है तो वो पहले ही बॉईल होगी, क्योंकि बॉईल होने के बाद ही तो गैस आएगा ना। लिक्विड को बॉईल करोगे तभी तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। अगर 35 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज गैस है तो इसका मतलब है कि उसको बॉईल करने के लिए 35 से कम टेम्परेचर लगा है। ठीक है, और उसको जो है मेल्ट करने के लिए और कम लगा है, यानी कि रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, आई एम मूविंग ऑन के अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या मैटर की एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एग्जांपल ये रहा कि वाटर है, लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है, और वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो फिजिक्स वाले बच्चे उसको ज्यादा समझते हैं, हालांकि केमिस्ट्री में किसी काम का नहीं है ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट इज एक्चुअली अ टेम्परेचर
at which any matter can coexist in form of solid, liquid and गैस। कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और जो है गैस भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल फॉर वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस इज ट्रिपल पॉइंट। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये सब बातें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट का आंसर क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए इस पर, 4.58 mm ऑफ प्रेशर। याद रखना कि अगर प्रेशर इतना नहीं हुआ तो इस टेम्परेचर पर वाटर तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं कि टोटल स्टेट्स कितनी हैं। वैसे तो हम कहते हैं 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन 2 और फिजिकल स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पहली फिजिकल स्टेट, 2 मोर फिजिकल स्टेट्स, जैसे कि इसमें से एक क्या होती है, प्लाज्मा, जो किसमें होती है, सन के अंदर। जो सूरज होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से एक अजीब सी फिजिकल स्टेट बन जाती है, वो ना तो सॉलिड होती, ना लिक्विड होती, ना ही वो गैस होती। उस फिजिकल स्टेट को साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और स्टेट होती है जिस स्टेट को हम लोग कहते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड्स। दिस इज योर फोर्थ फिजिकल स्टेट एंड फिफ्थ इज योर सुपर कूल्ड सॉलिड्स। यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि हम सॉलिड्स को बहुत कम टेम्परेचर तक उसको क्या करते रहते हैं, ठंडा करते रहते हैं, ठीक है। एक एक ऐसे टेम्परेचर पर ले जाते हैं जहां पर उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ये दोनों मेरे लिए जस्ट अ जनरल नॉलेज, नथिंग मोर देन दिस। केमिस्ट्री के अंदर मैं इन तीनों की ही बात करता हूँ, सॉलिड स्टेट की, लिक्विड स्टेट की और किसकी, गैसियस स्टेट की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया कोई मैटर है आपके पास, वो कौन सी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे कोई चीज सॉलिड आएगी, कोई चीज लिक्विड आएगी या फिर कोई चीज गैस आएगी, हाउ विल यू कम टू नो दिस, आपको कैसे पता चलती है ये बात, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सबसे आसान तरीका होता है, क्लास 9th से डिराइव करते हैं इसको। क्लास 9th में सॉलिड आपने कहा था, ये सॉलिड में पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, दिस इज योर सॉलिड। लिक्विड में क्या कहा था, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा। ये क्या था, लिक्विड। और फिर कहा था गैस, गैसेस में ये गैप बहुत ज्यादा होता है। आपने क्लास 9th में ये बात कही थी कि सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है सॉलिड में, हाई, ठीक है। लेकिन गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीकेस्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीकेस्ट। ये क्लास 9th में पढ़ते थे। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है, यानी कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव, जबकि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी याद करवा सकता हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई हॉट सिजलिंग फूड है, उसकी स्मेल दूर तक आती है,
जबकि ठंडे फूड की स्मेल दूर तक नहीं जाती। क्यों? तो हम कहते हैं कि जब चीजें गर्म होती हैं, गैसेस होती हैं, दे ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाएंगी। अगर फूड ठंडा हो गया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है वो दूर तक नहीं जाएगी, वो एक दूसरे के पास आती रहेगी, यानी कि वो जो है शायद लिक्विड से शायद वो गैसेस में, ठीक है। चलिए यानी कि किसी भी चीज को कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, हम दो तरीके से ये बात बता सकते हैं। पहली बात है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रोंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, तो वो सॉलिड है। अगर मैं कहता हूँ ये मार्कर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्कर है इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग है इसी वजह से तो ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग है तो वो सॉलिड आएगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, तो वो किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहीं से हमारे चैप्टर को शुरू करेंगे कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि हम बात करेंगे किसकी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बड़े ध्यान से समझने का है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बेस फॉर योर रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। आगे केमिस्ट्री में हम इन फोर्सेस का सीधा सीधा नाम ले दिया करेंगे कि ये फोर्सेस है, तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटर वर्ड का मतलब क्या है, इंटर वर्ड का मतलब है बिटवीन टू डिफरेंट, बिटवीन टू डिफरेंट, मतलब दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। याद करो यहाँ पर क्या कहा था कि प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती है, विच इज रिलेटेड टू सिंगल मॉलिक्यूल, विच इज रिलेटेड टू द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ बिटवीन टू डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, एक मॉलिक्यूल से यहाँ काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर दो अलग अलग है। मतलब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बल्क, ठीक है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आ जाएंगे तो उनके बीच में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को समझने से पहले, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, एटम भी ले सकता हूँ, और आयन भी। अगर मॉलिक्यूल लिया है तो इंटर मॉलिक्यूलर, अगर एटम लिया है तो इंटर एटॉमिक, अगर आयन लिया तो इंटर आयनिक, ठीक है। तो यहीं से हम तीनों टर्म्स को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मॉलिक्यूल, तो मेरा दिमाग यहीं पर घूमता है कि भाई मॉलिक्यूल, जो चैप्टर नंबर 4 मैंने पढ़ा उसमें हमने कुछ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी, जैसे कि H2 is a molecule। क्यों? Because this is the combination of two atoms, hydrogen hydrogen। HCl is a molecule, HCl molecule है, क्यों? Because this is again the combination of two atoms, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा क्या, क्लोरीन एटम, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। क्या फर्क है, देखो, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम्स एक जैसे हैं, ये एक एटम है ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर, ये भी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम है, दोनों एक जैसे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम्स हैं और दोनों अलग अलग हैं, और इस हिसाब से अलग है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वर्ड पर स्ट्रेस दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या, विच हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, which has the tendency to attract the electrons which are part of bond। यानी कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच सकता है अपनी तरफ, क्लोरीन खींच सकता है। अगर क्लोरीन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो
इसमें क्या चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जहां पर दोनों तरीके के चार्जेस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल, पोलर। ठीक है, पोलर की बजाय हम इसको डाइपोल भी बोलते हैं, और डाइपोल। अब वर्ड को तोड़ लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। डाई मतलब दो, पोल मीन्स एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर आप उसमें कहें, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, एक पोल के ऊपर हम चार्ज मानते हैं पॉजिटिव, दूसरे पोल पर चार्ज मानते हैं नेगेटिव। यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आ गए हैं, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ गए हैं, जिसमें चार्जेस आ गए हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को आपका क्या कहेंगे, डाइपोल, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, एच। दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या है, सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्जेस की सेपरेशन नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव। हो सकता है इस पे नेगेटिव हो, इस पे पॉजिटिव हो, उल्टा भी हो सकता था कि इस पे नेगेटिव होता और इस पे क्या होता, पॉजिटिव होता। तो यहाँ से हम एक और बात समझे कि यहाँ पर क्योंकि चार्जेस नहीं है, दिस इज योर नॉन पोलर इन नेचर, दिस इज योर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, कि ये पोलर नहीं है, ये पोलर नहीं है। मैं आपको ये सब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में मैं बड़ी फ्रिक्वेंटली कहूंगा डाइपोल डाइपोल, मैं वहां कहूंगा डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डाइपोल एक्चुअल में कहते किसको है। मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना हुआ हो और दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क हो, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अपोजिट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं उनको हम साइंस में क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। चैप्टर 4 में भी आप पढ़ चुके हैं, या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल भी बोलते हैं। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, डायरेक्टली टॉक अबाउट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर पहला क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, बड़े ध्यान से, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। देखें, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस क्या होते हैं। डाइपोल अट्रैक्शन है कि भाई आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं और दोनों का नेचर कैसा है, ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है। ठीक है, मतलब ये जो मैं फोर्सेस को नाम दूंगा ना, मैं दो मोलिक्यूल लेके चलूंगा, जैसा उनका नेचर होगा उस हिसाब से फोर्स का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ एक फोर्स का नाम ले रहा हूँ कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसका मतलब है कि मुझे दो मोलिक्यूल लेने हैं। पहला मोलिक्यूल कैसा है, डाइपोल, यानी कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। दूसरा मोलिक्यूल भी कैसा है, डाइपोल, मतलब उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl, सबसे आसान तो यही है मेरे लिए, H और Cl, ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, H एंड Cl, ये भी दूसरा मॉलिक्यूल है। आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज क्या, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या, पॉजिटिव। ऐसे ही इस क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करा देगा। इसी अट्रैक्शन का नाम क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन का नाम क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, हम इसको फिर से समझते हैं, हम इसको फिर से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक मॉलिक्यूल PH3, एक मॉलिक्यूल ये PH3, दूसरा मॉलिक्यूल ये PH3, दो अलग अलग एटम। ध्यान से, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, दो अलग अलग एटम, जो दोनों अलग अलग एटम्स हैं, फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो थर्ड चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने वाली वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या न्यूक्लियर चार्ज ही वो पावर होती है जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कराता है। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जो लेफ्ट मतलब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट राइट हैंड साइड की तरफ है, पीरियोडिक टेबल में, मॉलिक्यूल में नहीं कह रहा, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट राइट हैंड साइड पर है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, अगर वो अपनी तरफ और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो फास्फोरस क्योंकि राइट में है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ही फास्फोरस पे चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, डाइपोल, ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, पोलर, ये भी मॉलिक्यूल कैसा हुआ, पोलर। क्यों, क्योंकि पोलर कहते किसको है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाए, यहाँ आ गए तो इसलिए ये पोलर या फिर डाइपोल। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करा लेंगे, अट्रैक्ट करा लेंगे। एक और बात याद रखना कि यहाँ मैंने HCl ऐसे लिखा है, क्या HCl और ClH मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर इज नो, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, रेज क्वेश्चन इन योर माइंड और आपको आंसर आ जाएगा कि Cl के ऊपर चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये दोनों नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की, हम रिपल्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अट्रैक्शन जब होगा, क्योंकि अट्रैक्शन जब होगा तभी मॉलिक्यूल्स जो है इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। अगर इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे तभी आप क्या पढ़ पाएंगे, बल्क प्रोपर्टी। ठीक है, तो ऐसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है। अच्छा, इसको जो है एक हम हमेशा बात करते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का एक रिलेशन होता है डिस्टेंस से। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं ये आपके पास एक मैग्नेट है एंड दिस इज योर सेकंड मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यानी कि कैप नॉर्थ है और पीछे साउथ है। तो ये एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट, दोनों के अपोजिट पोल अगर मान लो मैंने इस डिस्टेंस पे रखे तो हो सकता है मैग्नेट छोड़ते ही अपने आप अट्रैक्ट कर जाए, ऐसा हो जाए। फिर से इसको थोड़ा सा दूर करो और दूर करो और दूर करो, क्या भी अपने आप अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। और दूर ले जाओ, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जैसे 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 आप पास लेके आते रहोगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, एक ऐसे डिस्टेंस आ जाएगी जहां पर आपने इसको लाके छोड़ दिया तो ये अपने आप अट्रैक्ट करा लेगा। यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सीधा रिलेशन जो है डिस्टेंस से होता है। और ये कोई पहली बार नहीं मैं बता रहा आपको, फिजिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटी का, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कि दो बॉडीज के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहेगा। यानी कि लोअर क्लासेस से हमें, हमारे दिमाग को ये बात पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक रिलेशन होता है किससे, डिस्टेंस से। यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, सॉरी कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे HCl, ये भी HCl, तो इन दोनों को उठा के एक दूसरे से दूर लेके जाते रहो तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं कहूँ कि फोर्स का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है कि अगर वो एट रेस्ट है तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। जैसे ग्रेविटी में होता है ना r स्क्वायर, ऐसे ही डाइपोल डाइपोल में रिलेशन क्या आता है, फोर्स और डिस्टेंस में r की क्यूब। कब, जब वो एट रेस्ट है। ठीक है, लेकिन इन मोशन, अगर वो मोशन में है, रोटेट कर रहे हैं, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब आपको समझ क्या होगा कि अगर रेस्ट पे है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, में है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। आप यहाँ से भी समझ सकते थे, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते तो मतलब वहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यानी कि अगर मान लो कोई चीज रेस्ट पे है, कोई चीज रेस्ट पे और आपको उसको अपनी तरफ खींचना है, आप ज्यादा फोर्स लगा सकते हो।
लेकिन अगर वो भाग रहा हो तो क्या आप उसको ज्यादा पावर से खींच पाओगे? नहीं, क्योंकि वो भी तो आपके अपोजिट भाग रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर होता है कि रेस्ट पे है तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, मोशन में है तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फोर्स का नाम होगा वो डिपेंड करेगा कि दो मॉलिक्यूल आपने लिए, उनके बीच उनका नेचर क्या है। यानी कि पहला मॉलिक्यूल कैसा है? डाइपोल है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? वो भी डाइपोल है। यानी कि पहले मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट आउट है, दूसरे में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर जब चार्जेस आए तो Cl ने इलेक्ट्रॉन को खींचा। जब Cl ने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसका मतलब है Cl के ऊपर ज्यादा नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं डाइपोल मोमेंट। यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ जाए, और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? माइक्रो इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ा तो इसका मतलब चार्जेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। डाइपोल मोमेंट इंक्रीज तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज कर जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं एरो ऊपर लगाता हूं तो इसका मतलब है इंक्रीज करना। अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा? मेल्टिंग पॉइंट पर और किस पर? बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर और किस पे? बॉइलिंग पॉइंट पर। जो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो दोनों ही क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितने स्ट्रॉन्ग हो गए उनको सेपरेट आउट करना हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता और वो क्वेश्चन ये होता कि भाई PH3 और H2S, ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। पहला मॉलिक्यूल क्या है? PH3। मैं इसको हटा देता हूँ। PH3 और दूसरा है H2S। PH3 का जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है आपको, वो डाइपोल मोमेंट दे रखा है दैट इज 0.55 और इसका है 1.10 D। ठीक है, आपको याद है ना डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? डी, डिपोर्ट, डिपोर्टे। ठीक है, तो इससे देखो फर्क क्या पड़ा। पहली बात तो इसी पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों हुआ। याद करो अभी कहा था लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 गया राइट हैंड साइड पर, यानी कि सल्फर की पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली वो ज्यादा है। अगर सल्फर की पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली ज्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस H2S में ज्यादा होंगे। H2S में ज्यादा होने की वजह से जो है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। और इसी का सीधा सीधा इफेक्ट किस पे दिखता है? मेल्टिंग पॉइंट पर। देखो PH3 का मेल्टिंग पॉइंट जो है, PH3 और H2S, PH3 का मेल्टिंग पॉइंट होता है -134, जबकि H2S का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है होता है -86। आपको पता है ना मैथ्स में क्या कहते हैं? माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है एक्चुअल में उतनी बड़ी होती है, तो -86 ज्यादा टेम्परेचर है और -134 कम टेम्परेचर है। डाइपोल मोमेंट H2S का ज्यादा था तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ऐसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट, PH3 का वो होता है -88 और H2S का जो होता है वो होता है -61। फिर से मैं कहूंगा -61 ज्यादा है, तो इसका मतलब है H2S का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों ज्यादा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि H2S का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। H2S इज मोर पोलर इन द नेचर। व्हेन H2S इज मोर पोलर इन द नेचर तो वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ज्यादा होंगे और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसी फोर्सेस का किजोम फोर्सेस भी बोलते हैं हम इनको, और ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट नेम्स है, डजंट मैटर। तो आज हम सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बात करेंगे, कल हम इन्हीं फोर्सेस को आगे कंटिन्यू करेंगे।
मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को समझाना, क्योंकि एक बार अगर बच्चे के दिमाग में बैठ गया कि डाइपोल क्या होता है, वहां से फिर चीजें मेरे लिए आसान होती चली जाती है। ठीक है, सो कल हम बड़ी आसानी से जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। आई डोंट वांट टू एस्केप। देखो चीजें आप बैक से जुड़ी हुई है। मैं इस एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं बता रखा, लेकिन एनसीईआरटी ये मान के चलती है कि बच्चे ने पढ़ लिया तो मतलब उसको आ गया, बच्चे ने पढ़ लिया तो उसको आ गया। लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप जब तक चीजों को रिलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे प्रीवियस चैप्टर से, तब तक आप जो है और ज्यादा हाई नहीं पहुंचेंगे। तो हमें कनेक्शन की जरूरत होती है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हमने किससे कनेक्ट कर लिया? डाइपोल मोमेंट से। यानी कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उतने ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे मतलब वहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे देन वी विल टॉक अबाउट सम मोर फोर्सेस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय। And for class 11, let me remind you again, for class 11th I will be available Small Town Academy tomorrow at 5 p.m. ठीक है, for your doubts। अगर आपको डाउट है तो आप you can come and join. Till then, goodbye.